अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट की इस अजीमुशान इमारत में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो पिछले कई अर्शों से लोगों तक सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम तरीन मुकदमात के फ़ैसलों से आवाम को आगाह करते रहे हैं, उनके इंतखाबात के बाद जो नौ मुंतखब ओहदेदार हैं उनकी हलफ बर्दारी थी। पहला सवाल ये था कि इस हलफ बर्दारी के लिए किसको मेहमान खुसूसी बुलाया जाए। सबसे बहुत से नाम आए, मगर आखिर में हमने सोचा कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जो मुल्क की जमहूरियत जिस किस्म के ख़तरात से दो चार है और जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ जो हशर किया जा रहा है, उस सूरत हाल में प्रेस एसोसिएशन के लिए बेहतरीन इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही हो सकते हैं। उसके लिए प्रेस एसोसिएशन के सदर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जिन्होंने बतौर सदर हलफ उठाना था, उन्होंने रजिस्ट्रार के ज़रिए एक दरख्वास्त की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कबूल की ये दावत। और आज सुप्रीम कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन के कमरे में आए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और वहाँ पे 9 मुंतखब ओहदेदारान जो हैं प्रेस एसोसिएशन के, उनसे हलफ ली। ये कि मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में ज़ाती मुफाद या अनात को आड़े नहीं आने दूंगा। ये कि मैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आइन की मुकम्मल पासदारी करूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। मुबारक। अब मैं गुजारिश करूँगा सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब से कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, हम आपके बहुत तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने अपना वक्त निकाला और प्रेस एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वक्त दिया। यहाँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 2-4 बातें जो हैं वो ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हमें बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि 184(3) का हवाले से जो आपके नोट हैं और फिर आप मुस्तकबिल में माशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेंगे, तो हमारी तवक्को ये है कि वो जो आपकी कोशिश है 184(3) के हवाले से कि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो उनका तयन हो। और दूसरा ये कि हमने ये देखा है कि माजी में रीसेंट पास्ट की बात है कि 184(3) जो है वो सियासतदानों और सियासी हुकूमतों को गिराने का जो है वो सिलसिला उसने शुरू कर रखा है। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि आजकल मीडिया के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव है, और आपसे ज़्यादा कौन जानता, आपके फ़ैसले इस बात के गवाह हैं कि जमहूरियत के अंदर आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया, क्योंकि आज हमें अदलिया भी जो है वो दबाव के अंदर नज़र आती है। तो आप जैसे आज़ाद मंच, रास्त गो और दलेर जज जो हैं वो जाहिर है कि इस अदलिया के माथे का झूमर हैं। मेरी ये इन गुजारिशात के साथ मैं चाहूँगा कि आप भी जो है इस तकरीब से खिताब करें। बहुत शुक्रिया आपका। वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तकरीर थी जो आज उन्होंने इस तकरीब में की, और उस तकरीर में उन्होंने आर्टिकल 19 यानी फ्री स्पीच और आज़ादी राय के हवाले से जो पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है उसका हवाला दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा, जैसा कि आप जानते हैं, वो इस वक्त एक सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मुताल्लिक़ एक मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया, क्योंकि उन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया था हुकूमत वक्त की तरफ से, और एक सदारती रेफरेंस भेजा गया था जिसको काजी फ़ाइज़ ईसा ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 7-3 की अक्सरियत से ये कहा कि उनका जो अहलिया के असासों का मामला है वो FBI उसकी तहकीकात करे, और FBI ने भी बज़ाहिर वो तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। अब ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा और तफसीली फ़ैसला
वो जो 7-3 के एक्सरेजर से सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, उसका तफसीली फ़ैसला और वजूहात अभी आना बाकी हैं। और इस माहौल में, और ख़ासकर ये माहौल जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, पाकिस्तान की सियासत पर और सहाफ़त दोनों पर बहुत बुरा वक्त है, बड़े दबाव में है। इस सूरत हाल के अंदर जस्टिस काजी फायजी साहब, जो कि मुस्तकबिल में 2023 में जिन्होंने चीफ़ जस्टिस भी बनना है, उन्होंने अपनी तकरीर का महवर सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़ियों के किरदार के हवाले से, ज़िम्मेदारियों के हवाले से और आइन के अंदर आर्टिकल 19 जो आज़ादी राय का बुनियादी हक़ है उससे हवाले से बात की। मुख्तसर अहम नुकात आपको बताते हैं। जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 19 है आइन का, वो आज़ादी राय और फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करता है और ये एक बुनियादी हक़ है। फिर उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम ने इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया और मालूमात तक रसाई का हक़ भी एक बुनियादी हक़ करार दिया। फिर मुख्तलिफ़ कवानीन का उन्होंने हवाला दिया जो कि आज़ादी राय को यकीनी बनाते हैं, मालूमात तक रसाई के हक़ को, आइनी हक़ को यकीनी बनाते हैं। और फिर उन्होंने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 90 साल पुराने एक फ़ैसले का हवाला दिया और कहा कि जो हुकूमती मामलात जो हैं पेचीदा होते जा रहे हैं और जो जराइम में इजाफ़ा होता जा रहा है और जो बुनियादी हकूक़ ख़तरे में आते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की हिफाजत और शहरियों के असासों की हिफाजत जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और ऐसी सूरत हाल में एक बहादुर और हौसलामंद प्रेस जो है और जो सहाफ़त है वो किसी भी माशरे की ज़रूरत होती है। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि जब वो 1991 में वकील थे तो उन्होंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था फ्रीडम फॉर द थॉट वी हेट, मतलब एक काबिल नफ़रत सोच के इजहार के लिए भी जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। मतलब वो आज़ादी वो सोच जिससे आप नफ़रत करते हैं, मगर उस सोच का इजहार जो है उसकी आज़ादी भी ज़रूरी है। मगर ज़ाहिरी बात है ये हेट स्पीच की बात यहाँ पे नहीं हो रही। और कहा कि एक ये वो वक्त था जब किसी ने जो है वो जस्टिस ओलिवर का एक आइन के हवाले से आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों को भी बोलने की आज़ादी देनी चाहिए जो हमसे इत्तफाक नहीं करते। फिर इसी तरह एक और पाकिस्तानी अदालत के केस का हवाला देते हुए कहा कि एक दरख्वास्त गुजार ने कहा कि PTV के ऊपर हुकूमती मिनिस्टर अपोजिशन के उन अरकान की तकरीरों का जवाब दे रहे होते हैं कि जो PTV पे नहीं दिखाई जाती। तो ये वो बात हो रही है आज से 20 साल पुरानी, जब काजी फायजी साहब जो थे वो कॉलम्स भी लिखते थे, ख़ासकर अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन में। उसके बाद जस्टिस काजी फायजी साहब आगे जाके कहते हैं कि जो रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स जो मीडिया की फ्रीडम के बारे में जायज़ा लेते हैं और सालाना रिपोर्ट जारी करते हैं, उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर के मुताबिक 2017 और 18 में पाकिस्तान की पोजीशन जो है 180 ममालिक में से आज़ादी राय के हवाले से 139वीं पोजीशन पे था। और फिर उसके बाद ये 2019 में ये पोजीशन जो है वो 142वें पोजीशन पे चली गई। और फिर रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर के मुताबिक जस्टिस काजी फायजी साहब कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर के मुताबिक अब जो है ये एक शर्मनाक पोजीशन पे पाकिस्तान जा चुका है आज, और वो है 145वीं पोजीशन। इसके बाद जस्टिस काजी फायजी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी जब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे वो एक गैर मुल्की साम्राज्यी कुव्वत के सामने और ताकत के सामने खड़े हुए, और वो जो प्रेस एक्ट, वो साम्राज्यी कुव्वत या कॉलोनियल पावर्स अंग्रेज़ों ने एक प्रेस एक्ट लाया था, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बात की और कहा कि ये प्रेस की आज़ादी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा, प्रेस की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा वॉर है और हमें उन सहाफ़ियों की हिफाजत करनी चाहिए जो मफाद आमा के लिए मफाद आमा को प्रोटेक्ट करते हैं अपनी तहरीरों से और हुकूमत पे तनकीद करते हैं, और ये तनकीद किसी भी हुकूमत के लिए एक एजुकेशन का दर्जा रखती है। जो आखिरी पैगाम था जस्टिस काजी फायजी साहब ने दिया, और वो ये कहा कि मैं सहाफ़ियों को मेरी ख्वाहिश है कि उनकी आज़ादी बरकरार रहे। आई विश यू एवरी सक्सेस, क्योंकि आपकी आवाज़ के बगैर हमें ये ख़तरा है कि हम अपना रास्ता खो देंगे, हम अपना आइन खो देंगे और हम अपनी कौमियत खो देंगे। ये जस्टिस काजी फायजी साहब की तकरीर थी। इस हवाले से आपको हम तकरीर भी सुनाएंगे। मैंने ये एक किताब लिखी थी, ये 1997 में, ये सारे इसका उन्वान है मास मीडिया लॉज एंड रेगुलेशंस इन पाकिस्तान। ये एशिया
एशियन मीडिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर, ये उन्होंने पब्लिश की थी। उन्होंने तमाम सार्क रीजन्स में किताबें शाये की थी। तो जावेद जब्बार साहब ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी वो इस पर कमेंट्री लिखना चाहते हो, मैं कलेक्ट कर लूँ लॉस। मैं समझा एक दो कवानीन होंगे तो मुश्किल काम नहीं होगा, मगर बहुत वक्त लगा। और तमाम बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उनकी सब किताबें मेरे ख्याल में इसके 1/3 या 1/4 होंगी। और बलूचिस्तान में जो कानून जो थे प्रेस के मुतालिक वो बहुत सारे थे। तो ये 1997 की बात है जब ये पब्लिश हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये इसी उन्वान की एक और किताब देखी। मैंने उठाए और देखा, मैंने कहा शायद किसी ने नया कोई इसमें बातें की हैं। उन्होंने मेरी किताब की बिल्कुल नकल कर दी थी और एक्नॉलेज भी नहीं किया। तो मैं इसलिए लाया हूँ सबूत के तौर पे, मैंने उनकी नहीं नकल की, उन्होंने मेरी नकल की है। Journalists are not required to take an oath. Therefore, volunteering to do so is a testament to your integrity. I pray that you have the strength to abide by the oath and withstand outside pressure. How very different this country would have been if oaths were abided by. Article 19 of the Constitution guarantees freedom of speech and expression as a fundamental right. The Constitution, enacted on 12th April 1973 by the people's elected representatives, guarantees the enforcement of all fundamental rights. A reiteration of the vision of Pakistan envisaged in the 1949 Objectives Resolution, which included freedom of thought and of expression. The Objectives Resolution is now a part of the Constitution of Pakistan by virtue of Article 2A. The 18th Amendment added another fundamental right to the Constitution, that is Article 19A, the right to have access to information in all matters of public importance. This addition made freedom of speech and expression and the freedom of the press more effective. The Federation and each province enacted laws that provide the mechanism enabling citizens to obtain information. I have listed the names of these laws, both federal and by each province, whereby you can obtain any information, and the government of the province or of the Federation are bound to provide you this information. A vigilant and courageous press provides a public service. You often forget this. Chief Justice Evans Hughes of the US Supreme Court about 90 years ago said, "The administration of government has become more complex, the opportunities for malfeasance and corruption have multiplied, crime has grown to more serious proportions, and the danger of its protection by unfaithful officials and the impairment of the fundamental security of life and property by criminal alliances and official neglect emphasizes the primary need of a vigilant and courageous press." This was said 90 years ago in the United States of America Supreme Court. I've given references to the case laws at the bottom of the paper. Informed citizens, including journalists, can better identify wrongdoing in governance and demand accountability. And if those exercising power know that they are subject to public scrutiny, they are less likely to abuse power. Without these mechanisms, corruption and misgovernance can run unquestioned and unchecked. In 1991, when I was still a lawyer, I wrote an article titled "Freedom for the Thought We Hate," in which I mentioned the recent PTV's Khabarnama, which broadcast the Minister for Interior's criticism of the leader of the opposition's speech, but whose speech was never broadcast. So you have to figure out from the criticism what the speech was. I wonder if this is still happening in Pakistan. The title of my article was an extract from the rebuke by the celebrated Justice Oliver Wendell Holmes of the US Supreme Court. Quote, "If there is any principle of the Constitution that more imperatively calls for attachment than any other, it is the principle of free thought. Not free thought for those who agree with us, but freedom for the thought we hate. Presenting only one side of a story, broadcasting selected messages, and controlling the media is not permissible.
Mr. Fatehab Ali Khan, the president of the Mazdoor Kisan Party, filed a petition in the Sindh High Court against two public corporations seeking equal coverage of political parties. Chief Justice Ajmal Mia, who was then the Chief Justice of the Sindh High Court and later became the Chief Justice of Pakistan, wrote, "It is unfortunate to observe that the Broadcasting Corporation and Television Corporation have not been able to establish their credibility as independent organs. The respondent corporations, being public functionaries, are expected to act in a fair, just and equitable manner and to treat all alike as enjoined by Article 4 of the Constitution." Another significant judgment on keeping public corporations free from government control and press was by a three-member bench of the Lahore High Court, and all these three judges of the Lahore High Court were subsequently elevated to the Supreme Court. The court held that Pakistan Television Corporation and Pakistan Broadcasting Corporation were public services and were required by their own charter to maintain a balance while bringing national activities to public awareness and to present views in relation thereto in an accurate and impartial and balanced manner. The court also drew a distinction between the Prime Minister addressing the nation in his capacity as Prime Minister and when he spoke as party's leader. If the Prime Minister spoke as a party leader, then the opposition was entitled to equal coverage, and if this was not done, it would be clearly discriminatory and not permissible. The principle that would equally apply to every minister and every other spokesperson. A free and robust press is the backbone of a democracy. It serves both as a conscience and as a mirror. Without a free press, democracy quickly descends into an empty word, with its principles reduced to hollow ideas. Throughout history, totalitarian regimes have suppressed the press and imposed censorship. In Pakistan, freedom of the press is stipulated as a fundamental right. Fundamental rights enshrined in the Constitution are not favors which may be bestowed on the people. Violating fundamental rights is a violation of the Constitution. Obedience to the Constitution is the inviolable obligation of every citizen, as Article 5 provides. Anyone curtailing it is an enemy of the people and the Constitution and must be held accountable. When citizens fight for press freedom, they fight for their own rights. If the people surrender their right to free speech and expression or permit the censorship of the press, it will not be long before other guaranteed freedoms are taken away. A free press is vital to disseminate the voice of the people. It is also necessary to expose injustice, wrongdoing, corruption and high-handedness. Is mentioned somewhere else, not as an article, but number 19 is mentioned as in somewhere else as well. In a verse of the Holy Quran, Alayha Tisata Ashara, and over it are 19. One of the Holy Quran with regard to Article 19, which you may want to look up. This is from the 74th Surah of the Holy Quran, verse 30. There may be times when one is absolutely certain of the validity of one's views, but even disagreeable speech and expression of others must not be curbed. The writer and law professor, Richard Dooling writes, quote, "The more certain you are, the more you should resist the temptation to silence those who disagree." During the premiership of Liaquat Ali Khan, who was Pakistan's first Prime Minister and the right-hand man of the Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, Pakistan signed and bound itself to the Universal Declaration of Human Rights. Pakistan had the distinction of being amongst the original 48 signatories to the declaration, which has now been signed by 150 countries. Article 19 of this declaration relates to press freedom. Everyone has the right, and I quote, "Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." Pakistan made an auspicious beginning, a righteous commitment,
by Pakistan's first elected Prime Minister 72 years ago. Is this commitment and guarantee of a free press burning bright, or is it being extinguished? Reporters Without Frontiers is an international non-profit organization which has consultative status with the United Nations, UNESCO and the Council of Europe. I mentioned this to show its credibility. This organization publishes the World Press Freedom Index, evaluating 180 countries and ranks them according to the prevalence of press freedom. Its rankings reveal that we are not living up to what Pakistan's founders wanted. In 2017 and 2018, Pakistan stood at the very low 139th position in terms of the Freedom Index. It then slipped to the 142nd position in 2019 and then took the plunge to a shameful 145th position. The Honorable Muhammad Ali Jinnah, as a member of the Legislative Council, stood before a foreign occupying power and spoke against the Press Act, which the British had introduced, and which he said was a striking blow to the liberty of the press which we all prize, unquote. He called to, quote, protect those journalists who are doing their duty and who are serving both the public and the government by criticizing the government freely, independently, honestly, which is an education for any government. An education for any government. I always welcome when I am criticized because I may be educated and do better next time. I wish you all every success, for without your voices, we risk losing our way, losing our constitution and our nation. Thank you, ladies and gentlemen. Once again, मौजूद हैं डॉन अखबार से नासिर इकबाल और एक्सप्रेस ट्रिब्यून से हसनात मलिक। आप दोनों साफ़ियों का बहुत शुक्रिया। नासिर, पहले तो ये बताएं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इन हालात में प्रेस एसोसिएशन में आना और हल्फ लेना नए अहदेदारों से, ये क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रेस एसोसिएशन है वो बेसिकली जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नज़रियात और जो कुछ उनके साथ हो रहा है उस हवाले से वो बड़ी वाज़ेह है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि काजी फायज़ ईसा को जिस तरह हम लोगों ने वेलकम किया प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने, उसका क्या मतलब हम ले सकते हैं? मोती साहब, मैं शुरू इस तरह करूँगा कि एक तो आज की तकरीब इंतहाई मतलब बहुत ही खूबसूरत तकरीब थी और जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब ने हमें ग्रेस किया, जिसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और चूँकि आपने एक लफ्ज़ बोला था अभी जब अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि काजी साहब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि हमें उस चीज़ को भी जिससे जो काबिल नफ़रत बात है उसको भी नशर करने या बताने में हमें आज़ादी हो। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने ख़ुद कहा कि मैं हमेशा खैर मकदम करता हूँ उन लोगों का जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो जो सवाल आपने पूछा, ये तो देखें एक वो सिंबल बन गए हैं रेजिस्टेंस की। और आपको पता है ये जर्नलिस्ट जो है, चूँकि उन्होंने ख़ुद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि प्रेस जो है फ्री प्रेस वो रीढ़ की हड्डी होती है डेमोक्रेसी की। तो फ्री प्रेस का मतलब है कि हमने हर वो बात जो हम समझते हैं कि ये सच्चाई की अलामत है उसको अपने लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। ये हमारा ज़िम्मेदारी है, हमारा प्रोफेशन की भी ज़िम्मेदारी है। तो चूँकि ये उनके बारे में ये है कि चूँकि वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है तो हमने इसलिए हमें अच्छा लगा कि ये आवाज़ जाए कि फ्री प्रेस के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ को उसको किसी चीज़ को दबाया ना जाए बल्कि उसको हाईलाइट किया जाए। तो हमने काजी फायज़ ईसा साहब को इसलिए उनको बुलाया था। और अब हमारे प्रेसिडेंट हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी ओवर टेकिंग हुई है और बड़ी मतलब खुशगवार माहौल में, और यानी कि इंतहाई खूबसूरत सेरेमनी थी मैं कहूँगा। तो और ये एक तारीख का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा। और जिसपे उन्होंने जो स्पीच की वो कितनी खूबसूरत स्पीच है। और देखें उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस और का पूरा अहाता किया है। और उन्होंने ये बताया है कि अगर आप अपने जो एक तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है, ये सिर्फ ज़मीर को नहीं जगाती, ये एक आईना भी है। आप जिस तरह के होंगे उसी तरह की आपको चीज़ नज़र आएगी। ये नहीं हो सकता कि आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आए। अगर माशरे में कोई इन्हतात हो रहा है तो वो आपको उसी तरह चीज़ दिखाई जाएगी।
और सेकेंडली बात जो उन्होंने मेरे ख्याल मैं जो समझता हूँ जो बहुत अहम की है वो ये है कि अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हो फ्रीडम ऑफ द प्रेस की को अगर आप सरेंडर करते हो तो आप अपने दूसरे जो हकूक़ हैं उससे भी हाथ धो बैठते, दस्तबरदार होते हैं। ठीक है, हसनात मलिक, आपके ख्याल में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का प्रेस एसोसिएशन में आना आजकल के हालात में इसकी क्या अहमियत है? देखें, इसकी अहमियत तो बहुत है। सीधी बात है कि ये जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, खासकर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने भी रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से बड़ी इनकी भी एक देखें कि छोटी हमारी भी स्ट्रगल है पूरे कोर्ट रिपोर्ट्स, खासकर वो लायर मूवमेंट में आप देखें तो सब ने अपने अपने काफ़ी वहाँ भी स्ट्रगल की। फिर उसके बाद भी जो मामलात हुई है तो इसमें क्योंकि जेन्युइनली जो है कोर्ट रिपोर्टर फील करते हैं कि जो मुल्क में हालात हैं सिविल लिबर्टी के, और यहाँ जो है इस तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को फोकस करना चाहिए। तो ये भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मिनॉरिटी व्यू तो है जो ये समझता है कि मुल्क में जो आज़ादियाँ हैं वो सलब हो रही हैं, लेकिन माइनॉरिटी व्यू कैसे कह सकते हैं? मैं ये क्यों कहूँगा, क्योंकि मेजॉरिटी सीधी बात अगर कहें कि आप ड्राइविंग सीट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो अगर कहें कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी जो नंबर 1 है सिविल लिबर्टी कि जी लोगों की शख्सी आज़ादियाँ सलब हो रही हैं उस पर, तो वो मेरा ख्याल है उनकी है। रेलवे सर्कुलर पे उन्होंने 100 मोटो मतलब करा रहे हैं, एनक्रोचमेंट ख़त्म कराने के वाले से कर रहे हैं, मेल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो काम कर रहे हैं, करप्शन पे वो बड़े सख्त हैं, उनका व्यू और मतलब इवन एग्जीक्यूटिव जो मौजूद है उनका सेम पेज पे है, करप्शन पे काफ़ी सख्त है जस्टिस गुलजार साहब का व्यू। लेकिन शहरी आज़ादियों के हवाले से जो ओपन सीक्रेट एक बात है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट मतलब देखा गया है हमारा, उसकी तरजीहात क्या है? तरजीहात उस हवाले से आप देखें ना, उसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब की एक जजमेंट है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरे सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह बेल पे जो ओवरऑल पॉलिसी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में वो भी कन्फ्लिक्टिंग व्यू है। मिनॉरिटी जजेस जो हैं वो शख्सी आज़ादियों, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस जिनकी समाअत हो रही है उसमें नहीं लगता कि शख्सी और शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरजीह हैं? मेरा ख्याल है कि सीधी बात है, जो लग रहा है एक साल से हमें नजर आया उसमें नहीं है शख्सी आज़ादी। कुछ इंडिविजुअल सतह पे जजेस जो हैं वो अपनी जजमेंट में कोई ना कोई करते हैं, लेकिन जो एज ए पॉलिसी जो आप देखें 184(3) भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं तो कौन से उठाएं? वो कोविड में जो एग्जीक्यूटिव के मामलात में देखा कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, या इसके अलावा आप देखें तो और भी जो मामलात हैं उनमें वो उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें ली हैं जहाँ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, बैड गवर्नेंस या करप्शन के इशू पे उन्होंने जो शख्सी आज़ादी या किसी को इलीगली डिटेंशन, या आप देखें मिसिंग पर्सन का केस जस्टिस गुलजार साहब जब से हैं तो वो केस अभी तक लगा ही नहीं है, 1 साल हो गया। तो मतलब ये हम इन चीज़ों से वाज़े होता है कि प्रायोरिटी जो है उनकी वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन, क्योंकि उन्होंने पहली स्पीच में भी कहा था कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। नहीं, वो करप्शन तो इशू होगा, वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, मगर क्या है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों से वो ख़त्म हो रही हैं या बढ़ रही हैं, इसके ये भी एक मुख्तलिफ राय इस पर मौजूद है। हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मतिउल्लाह जान MJ TV को, आप दोनों सीनियर सहाफ़ियों ने टाइम दिया। जी ना, बात ऐड करना चाहूँगा कि शख्सी आज़ादी को इजहार के लिए आपको कोई रोक भी नहीं रहा। अगर किसी की उससे मतलब किसी की हेल्प चाहिए तो किसी ने बहुत ज़बरदस्त की थी कि फिर वो आप कदगन भी लगवा बैठेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना उसकी एक्सरसाइज के लिए आपका किसी का वेट करें। मतलब बुनियादी हकूक़ किसी से मांगने नहीं पड़ते, बुनियादी हकूक़ को छीनना पड़ता है, और अदालतें यकीनी तौर पे उनका एक अहम किरदार है, मगर जो माजी में किरदार रहा है उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद आज भी शायद नहीं रखी जा सकती।